अगर आने वाले होंगे तो कोई भी क्वेरी बेटा जनरेट हो रही हो अगर, तो जल्दी से बता दीजिए, तो उसको सबसे पहले ले लिया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़े। कि कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स भी हम लोग के बीच डिस्कस हुए थे, उसके बाद भी कुछ जो आपने हो सकता देखा हो, कोई भी क्वेरी जनरेट हो रही हो रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ आईटीसी, और आपके पास अब सारा स्टडी मटेरियल भी आ चुका है, तो उससे रिलेटेड भी अगर जनरेट हो रही है तो उसको सबसे पहले सेटल कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं है, चलिए फिर फटाफट से हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इन द केस ऑफ द एलिजिबिलिटी, जो भी आपकी ये एलिजिबिलिटी है रिगार्डिंग दिस आईटीसी क्लेम, तो इसमें एक बड़ा इशू है, दैट इज द टाइम पीरियड, कितने समय तक के लिए ये चलने वाली है। द पर्सन हु इज क्लेमिंग दिस आईटीसी कैन, लिखिए आराम से, द पर्सन हु इज क्लेमिंग दिस आईटीसी के लिए उसका जो पीरियड इज जस्ट फॉर 180 डेज आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, both in the case of the goods and in the case of the services. Means what invoice? Your purchase invoice, जहाँ से आपने परचेज किया है वहाँ से ही तो ये सारी बातें आगे बढ़ी हैं। जहाँ से आपने परचेज किया है वहीं से ये सारी बातें आगे बढ़ी हैं कि यार वो सामान भी आया और साथ में टैक्स भी आया। तो अगर ऐसा हुआ है कि सामान भी आया साथ में टैक्स भी आया है, तो ये आपका अलाउ का पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सच इनवॉइस से within the period of 180 days। लिख लीजिए इसको अच्छे से, विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज, 180 दिन के अंदर ये क्लेम हो जाना चाहिए, नंबर वन। आगे दूसरी बात है ये जो इस क्लेम से रिलेटेड है कि इन द केस, अब ये रिटर्न जो भी आपके ये इनवॉइस हैं या जो ये भी डेबिट नोट हैं, डेबिट नोट भी तो आपके लिए आईटीसी क्रिएट कर देंगे ना, आईटीसी का क्लेम, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। ये हम लोग जब डेबिट नेट और क्रेडिट नोट डिस्कस कर रहे थे तो उसको समझा था कि क्या इफेक्ट होता है इसका। तो डेबिट नोट और आपके जो भी ये बिल्स हैं, ये बिल्स हुए, इनको आपको कब तक फर्निश कर देना है? एक तो 180 दिन की सीमा है, दूसरा जो आपका रिटर्न जाता है एनुअल ऑन सितंबर, उसके पहले आप इसको, एनुअल रिटर्न के पहले एंड ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर आप इसको प्रोड्यूस कर दें, देन यू आर एबल टू क्लेम। मान लीजिए कोई आपकी परचेज जो है वो देर से हो रही है, तो एनुअल रिटर्न में आपने उसको अपने इनवॉइस को दिया ही नहीं, आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट दिखेगा बेटा, ध्यान से समझते जाइए अच्छे से। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपके पोर्टल पे है, आपने जिस परचेजर से सामान खरीदा उसने तो आपका सारा डिटेल डाला होगा ना कि ये रजिस्टर्ड डीलर है, ये इनका नाम है, फलाना है। तो अगर उसके लिए वो आउटपुट टैक्स क्रेडिट क्रिएट हुई, आपके लिए वो इनवॉइस की बिल थी, तो आपकी उसमें क्रेडिट लेजर में तो दिखने लगेगा। ध्यान से सुनते जाइए, उसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट और किसी भी तरीके की चीज अपलोड नहीं करनी है फॉर मेकिंग द अमाउंट अवेलेबल इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आपके खाते में तो वो अपने आप दिखाएगा कि इतनी इनकी आईटीसी क्लेम बनती है। जो जो आपके परचेज बिल हैं उसका कोई रेस्पेक्टिव सेलर होगा, तो उस रेस्पेक्टिव सेलर ने आपका नाम, डिटेल और रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब डाला होगा, वैल्यू ऑफ गुड्स डाली होगी, रेट ऑफ टैक्स डाला होगा। तो अगर वो उसके लिए आउटपुट टैक्स था तो आपके लिए इनपुट टैक्स है, तो आपके खाते में वो चढ़ा दिखाने लग जाएगा रजिस्टर कि ये इनपुट टैक्स की क्रेडिट बन सकती है, मतलब आपके उसमें दिखेगा। क्लेम कब आपका ड्यू होगा? व्हेन यू अपलोड योर इनवॉइस ऑन द पोर्टल। ये जो जनरेट होकर के आपके खाते में आ गया,
और ध्यान से समझ लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए, जो आपके पोर्टल में, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में दिखने लगा, दैट इज ड्यू टू योर परचेज बट कंसर्न विद द है इनवॉइस के साथ उसका कनेक्ट, बट कंसर्न विद द आउटपुट टैक्स ऑफ योर सेलर, जिससे आपने, आपका सप्लायर जिसने आपको सामान बेचा है, उसके बेस पर वो चीज़ आपके खाते में भी दिखने लग जाएगी कि ये इनके, क्योंकि ये परचेजर है, रजिस्टर्ड डीलर हैं, तो ये इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आपको उसका क्लेम चाहिए, देन यू हैव टू अपलोड योर इनवॉइस। ठीक, आपको अपलोड करनी पड़ेगी इनवॉइस क्लेम को वेरीफाई कराने के लिए। तब जब आपका आउटपुट टैक्स बनेगा, तब आप उसका एडजस्टमेंट ले सकते हैं। यहाँ मैं किस इनवॉइस को अपलोड करने की बात कर रहा हूँ? परचेज इनवॉइस। क्योंकि आपने तो अभी तक कुछ परचेज इनवॉइस डाली ही नहीं है। ध्यान से सुनते जाइए, आपने अभी तक कोई परचेज इनवॉइस डाली ही नहीं है। ये तो उसके, जो आपका सेलर है, उसकी इनवॉइस के हिसाब से आपके खाते में आ गया, ठीक ना? तो इसकी भी तो वेरीफाइबिलिटी गवर्नमेंट को चाहिए कि हाँ, वो बोल रहे हैं कि इतने का बिल काटा और चला, आपके पास उसकी कोई रिसीविंग आ गई, या कोई बीच में डेबिट क्रेडिट नोट तो नहीं हो गया, या रास्ते में सामान गायब हो गया, आपकी क्लेम चल रही हो कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड या इनवॉइस कैंसिल करो। कई सारे इशू होते हैं ना। तो सेम टू सेम अगर वही इनवॉइस उसी नंबर से और आपका जो क्लेम है मैच करती हुई जब आप अपलोड करोगे, तो वो जो अमाउंट दिख रहा है वो डिस्पर्सेबल कैटेगरी में आ जाएगा। आपके खाते में एक तो अमाउंट दिखेगा कि ये ड्यू हो गया है अगेंस्ट दिस 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 इनवॉइस नंबर। जब वो इनवॉइसेस आप अपलोड करोगे तो वो डिस्पर्सेबल कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब अब आप इसको ले सकते हैं। ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी क्लियर हो जा रहा है आपको, साथ में आपकी थ्योरी भी स्ट्रांग हो जा रही है, और कोई इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आती हैं इन द न्यूमेरिकल्स, तो वो भी आप हल कर ले जाएंगे। ठीक, तो डिस्पर्सेबल कैटेगरी में कब आएगा बेटा? वो डिस्पर्सेबल कैटेगरी में आएगा जब आप अपनी इनवॉइस अपलोड कर दोगे परचेज। अब तक मैंने क्या बोला? एक अमाउंट जो कि ड्यू दिखा रहा है, ठीक, उससे आपके लिए डिस्पर्सेबल कैटेगरी डिफाइन हो गई। फर्दर जब आपका आउटपुट टैक्स क्रिएट होगा, वो इनवॉइस जब आप लोड करोगे ना, क्योंकि आपका आउटपुट टैक्स किसी और के लिए इनपुट बन जाएगा। जैसे आपके खाते में क्रेडिट होके आ गया था, तब तक आपने कुछ भी नहीं डाला था, आपके सेलर के कारण आपके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में क्रिएट होके आ गया था। सेम विद द पर्सन हु इज परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम यू, उसके साथ भी यही घटना घटने वाली है। तो इसके लिए आपकी इनवॉइस मैंडेटरी है। तो जब आप इनवॉइस अपलोड करोगे, ठीक, जब आप इनवॉइस अपलोड करोगे, तब फिर आपका क्लेम रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जस्टिफाई हो पाएगा। ठीक, तो स्टेप समझ लिया आपने। आप जब अपनी परचेज की इनवॉइस अपलोड करोगे तो आपका अमाउंट डिस्पर्सेबल हो जाएगा, कि उसको डिस्बर्स किया जा सकता है। और जब आप अपनी सेल की इनवॉइस अपलोड करोगे, तब वो एक्चुअली आपको डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब आप उसको अपने आउटपुट टैक्स में एडजस्ट करा सकते हैं। दिस इज द प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है। ठीक, तो आपका जब से आउटपुट टैक्स क्रिएट हुआ, वहां से 180 दिन के अंदर आपकी क्लेम लग जानी चाहिए। मतलब जहां से इनवॉइस कटी, वहां से 180 दिन के अंदर आपकी क्लेम हो जानी चाहिए। एनुअल रिटर्न के पहले आपको इनवॉइस उसमें दिखा देनी है, उसका क्लेम हो जाना है। और सितंबर आपके लिए लास्ट डेट होती है नॉर्मल केसेस में। तो इसके पहले आपके ये सारे काम हो जाएंगे, ठीक है? इसके पहले ही आपके सारे काम हो जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब हम लोग न्यूमेरिकल के पार्ट पर आते हैं। तो कुछ लिखेंगे आप लोग मेरे साथ साथ, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखा जाएगा कि क्या है। ठीक, इसी के सहारे आप करना भी सीख जाएंगे और रिवीजन भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।
जो चीज़ें कहीं कुछ छूटी हुई होंगी तो वो भी कवर अप हो जाएंगी। चलिए जल्दी से देखते हैं हम लोग। तो मिस्टर एक्स वाई लिमिटेड हैं, रजिस्टर्ड डीलर हैं, ठीक। इनकी जो आईटीसी है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑफ 2020, ये आपको कैलकुलेट करनी है कि कितनी आईटीसी इनको मिलने वाली है या इनके खाते में बची रह जाएगी। ये कैलकुलेट करके आपको बताना है। लिखिए जल्दी जल्दी से। पहला जो उनका इनपुट है, मतलब जो पहली इनपुट परचेज है उनकी, दैट इज, उसको आप नाम दे दीजिए ए। फर्स्ट इनपुट परचेज यू कंसिडर्ड एज ए, ए नाम दे दीजिए उसको, ठीक है। उस पर जीएसटी कितनी जनरेट हुई, अमाउंट की बात ही नहीं कर रहा, आपको सीधे सीधे मदद कर रहा है क्वेश्चन कि उस पर जीएसटी कितनी जनरेट हुई। सामान जितने का भी आपने खरीदा हो उस पर जो जीएसटी जनरेटेड है इनवर्ड सप्लाई पर, वो है ₹1,00,000, ठीक, 1,00,000। इसके आगे इसी में आपको जो ये इनपुट ए की सप्लाई है, इसी के आगे आपको लिखना है कि इनपुट ए कोई डीलर थे, उनसे कई सारा सामान खरीदा गया तो कई इनवॉइसेस आई, तो उसपे से वन इनवॉइस इज मिसिंग, ठीक है। मान लीजिए मेरे कोई डीलर थे, उनका नाम ए था, उनसे वो सारा इनपुट आया था, ठीक है। कई सारे उनके बिल होंगे, हमने खरीदे उनसे, 2 4 5 6 8 10 जितने भी बिल लगे हों इस 1,00,000 की जीएसटी को जनरेट होने में, तो उसमें से कोई एक बिल हमारा मिसिंग है, वन बिल इज मिसिंग। तो इफ वन बिल इज मिसिंग तो उसकी जो जीएसटी थी, जो मिसिंग बिल की थी, दैट इज 10,000, वो 10,000 है, ठीक। प्लीज नोट डाउन, अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। दूसरे कोई मेरे डीलर हैं, उनसे मुझे जो इनपुट मिल रही है वो डीलर है बी, ठीक। इनका जो बिल का टोटल फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स बन रहा है, मीन्स द जीएसटी इसमें जो मैंने पे किया, जिसका कि मैं क्लेम करूंगा फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो है 50,000, 50,000। इसके आगे भी एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, वो आपको लिखना चाहिए। वो लिखा है कि दिस कंसाइनमेंट are to be received in 2 installments. This consignment, जिसके ऊपर ये 50,000 का जीएसटी क्रिएट हो रहा था, are to be received in the 2 installments. First installment is received in October 18. Second installment is due. दूसरा केस ये हो गया। तीसरा जो इनका इनपुट टैक्स क्रिएट हो रहा था, दैट इज ऑन द कैपिटल गुड विच इज यूज फॉर द बिजनेस पर्पसेस, मशीनरी या कुछ भी आप ले सकते हैं। इस पर कितना जीएसटी जनरेट हुआ, 1,20,000, 1,20,000। एक्स वाई, अब ये जो मिस्टर एक्स वाई हैं, इन्होंने जब ये मशीन इनके पास आई तो उसकी फुल इनवॉइस कॉस्ट, देखिए फुल इनवॉइस कॉस्ट वाज जो थी, उसकी फुल इनवॉइस कॉस्ट जो थी उस पर डेप्रिसिएशन लगाया। क्लियर। तीसरी जीएसटी किससे जनरेट हो रही थी, ध्यान से सुनते जाइए, ऑन द कैपिटल गुड। और कैपिटल गुड्स पे जनरेट होने वाली जो ये जीएसटी थी, जिसका आपने पेमेंट किया, जिसका आप क्रेडिट मांग रहे हैं, उसकी वैल्यू थी 1,20,000। पर जब आपको पास ये मशीनरी आ गई तो मशीनरी प्लस जीएसटी अमाउंट सारा मिला करके आपने फुल वैल्यू ऑफ द इनवॉइस पर क्या किया, आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अदर इनपुट सर्विसेज, ये तो 3 आपको बता दी गई कि फ्रॉम द ए, फ्रॉम द बी एंड
वन इज द कैपिटल गुड्स। अदर इनपुट सर्विसेज की वैल्यू 2,25,000। द वैल्यू ऑफ अदर इनपुट सर्विसेज इज 225। इन द टर्म्स ऑफ जीएसटी क्लेम, कीमत कितनी थी उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि इसमें जीएसटी कितना जनरेट हुआ। तो बाकी जो इनवर्ट सप्लाई थी इन पर टोटल जीएसटी जनरेट हुआ 2,50,000 रुपए। तब आपके पास चार तरीके की सप्लाई आ गई, एक ए, एक बी, एक कैपिटल गुड्स की और एक नॉर्मल सप्लाईज। और सबके जीएसटी भी मैंने आपको अलग अलग बता दिए, छूटे हो तो नोट कर लीजिए। ए के केस में 1,00,000 था, बी के केस में 50,000 था, और सी के केस में, कैपिटल गुड्स के केस में 120 था, और डी के केस में मतलब अदर इनपुट सप्लाईज पर 225 था इन द थाउजेंड्स। कंडीशन भी आपको नोट करा दी। तो अब डी की कंडीशन जरा छोटी सी नोट कर लीजिए, फिर आपको हम 2-3 मिनट का समय देते हैं, इस पर कुछ भिड़ाइए दिमाग, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। अब डी के साथ जो आखिरी आपकी परचेज थी इनपुट सर्विसेज की, जिस पर जीएसटी बना 225, उसमें एक इनवॉइस थी, उसकी डेट नोट करिए 20 अक्टूबर 20, ऑन विच जीएसटी वॉज पेबल ₹50,000। बहुत सारे बिल कटे होंगे ना भाई अदर सप्लाईज के। तो अदर सप्लाईज में जो बहुत सारे बिल कटे, तो उसमें एक पर जीएसटी पेबल कब था? अक्टूबर 18 में, ठीक। और उसकी कीमत थी 50,000। 50,000। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट अवेलेबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको आउटपुट टैक्स और ये सारी चीज की बात ही नहीं कर रहा है, वो सीधे सीधे बता रहा है कि बस कितना मददगार है, आउटपुट टैक्स की बात ही नहीं करता, कोई एडजस्टमेंट करा ही नहीं रहा है आपसे। ये केवल करा रहा है कि इनको कितना आईटीसी का क्लेम मिल सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि आईटीसी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या अमाउंट आया, दूसरा डिस्पर्सिबल अमाउंट, कि क्या आपको मिल सकता है, दैट इज द डिस्पर्सिबल, और तीसरा डिस्बर्स्ड, वो तो आपके लिए तब होगा जब आप आउटपुट टैक्स का बिल लगा देंगे। तो एक्चुअली ये आपसे सेकंड चीज पूछ रहा है, डिस्पर्सेबल अमाउंट, क्या मिल सकता है। खाते में तो वो पूरा आ गया होगा, जो जो फिगर आप लिख रहे हैं, 1,00,000 भी आ गया होगा, 50 भी आ गया होगा, 1, 20, 2, 25। तो 2 से 3 मिनट लीजिए आप, फिर कुछ कुछ तो ट्राई करिए थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। यस बच्चों, इनमें से किसी भी एक पॉइंट को या कहीं पर भी आप थोड़ा सा कोशिश करके कुछ शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, एक काम करिए, आपने सारी कंडीशंस के साथ इसको नोट डाउन किया है, तो फटाफट इसका सोल्यूशन लगाइए। सोल्यूशन के लिए वही जो मैंने आपको बोला, एक सिंपल लिखना है कि आप लिखो, क्योंकि इसमें आपको आईटीसी कैलकुलेट करनी है तो लिख दीजिए।
computation of ITC available for X and Y Limited for the month of October 20। ये हेडिंग पड़ गई आपकी, ठीक। बस इसके बाद आप सीरियल बना दीजिए कि कितने आइटम आ रहे हैं, सीरियल नंबर। दूसरा एक पर्टिकुलर होना चाहिए, उसमें लिख दीजिए इनवर्ट सप्लाई बड़ा सा कि कारण आप बताएंगे, और एक तरफ अमाउंट कि व्हाट इज आईटीसी अलाउड इन द टर्म्स ऑफ रुपीस। तो सबसे पहला है हमारे लिए ए के केस में उसने बोला कि ए के केस में कि ए से जितना भी आपने सामान खरीदा उस पर जीएसटी बनी फॉर द क्लेम इज 1 लाख। साथ ही साथ बता रहा है कि उसमें से एक बिल आपका मिसिंग हो गया और वो 10,000 रुपए का था। तो अगर एक बिल मिस हो गया तो अभी जब क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि दिखाएगा आपके लेजर में, लेकिन आपका वो तो ड्यू अमाउंट है। आपका क्लेम डिस्पर्सिबल अमाउंट कब बनेगा कि क्या आप पा सकते हैं। अवेलेबल की बात हो रही, मतलब क्या आप पा सकते हैं। तो जब 10,000 का बिल आप अपलोड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मिसिंग है, देन द क्लेम ऑफ आईटीसी मीन्स द डिस्पर्सिबल अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा उतने से। आपको अपने जो वो पर्टिकुलर वाली लाइन है उसमें लिखना पड़ेगा। यदि GST amount, GST claim amount is 1 lakh, but the bill of rupees 10,000 is missing. So the actual GST claim against the input of A is 90,000। बाहर आप लिख दें अपने कॉलम में 90,000। क्लियर ये बात बेटा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई बिल आप अपलोड नहीं कर पाएंगे तो डिस्पर्सिबल अमाउंट की कैटेगरी में आपका शो करती हुई फिगर नहीं आएगी इलेक्ट्रॉनिक लेजर की, ठीक ना। मैं पूरा उसके साथ कनेक्ट करके आपको बता दे रहा हूँ कि पोर्टल पे क्या होता है। पोर्टल पे वो आपका अमाउंट दिखाएगा क्योंकि वो तो पीछे के कारण बना है, दोबारा दोहरा दे रहा हूँ। वो आपने जिनसे सामान खरीदा है उनकी बिल के कारण ऐसे अमाउंट जनरेट हो जाएगा, आपके खाते में आ जाएगा, दिखेगा कि ये ड्यू है आपका। लेकिन आपका क्लेम कब वैलिड होगा? जब आप अपनी परचेज वाली इनवॉइस अपलोड करोगे पोर्टल पे, देन इट इज वेरीफाइड। तो वेरीफाई हो जाएगा तो डिस्पर्सिबल दिखने लग जाएगा, ठीक। और जब डिस्पर्सिबल दिखेगा तभी आपके लिए वो अवेलेबल है। क्लियर? अगला पॉइंट देख लेते हैं। एक प्रार्थना है कि जैसे ये प्रार्थना की तरह मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो जैसे भी इस तरीके के कोई पॉइंट आपके साथ डिस्कस हो जाए तो इस पर कमेंट ज़रूर डाल दें आप, ठीक। तो अगर किसी को कोई डाउट रह रहा है, कोई क्वेरी आ रही है तो वो यहीं सेटल हो जाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वेन अब वो बोल रहा है कि एक बी से आपने सामान खरीदा जो कि 2 किस्तों में आना था और एक किस्त उसकी अक्टूबर तक आई है, दूसरी नहीं आई है। तो एक सामान्य नॉलेज के हिसाब से हम ये बोलेंगे यार कि जितनी आई है, क्योंकि मैंने अपोर्शनमेंट भी आपको बताया था कि जितनी आई है उतने का क्लेम, बाकी का नहीं, ठीक ना। लेकिन इन केस ऑफ द आईटीसी क्लेम ऐसा नहीं होगा। बहुत ध्यान रखिए, जो भी इंस्टॉलमेंट्स की सप्लाई है स्टार बना के लिख लीजिए। अगर किसी सप्लाईज में इंस्टॉलमेंट्स हैं तो आईटीसी विल बी ड्यू until the full supply is made। लास्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर द सप्लाई ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, कैसे भी आप लिख सकते हैं, स्टार बना के इसको अच्छे से लिख दीजिए कि अगर आपकी कोई सप्लाई कई सारे इंस्टॉलमेंट्स में आ रही है और हो सकता है ये इंस्टॉलमेंट्स आपकी इतना बड़ा आपका कंसाइनमेंट ऑर्डर हो कि वो 1 साल चलने वाली हो, तो एक सप्लाई आपको जनवरी में मिल जाए, हो सकता है दूसरी आपको दिसंबर में मिले। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जब उस कंसाइनमेंट की, एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट की लास्ट सप्लाई आपको मिल जाए, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब दिसंबर, अगर एग्जांपल के हिसाब से हम लोग बात करें, उसके बाद आपका क्लेम ड्यू होगा, ठीक। जितनी जितनी मिल गई है उसका क्लेम आप नहीं कर सकते अगर एक ही कंसाइनमेंट का हिस्सा है। एक ही बिल, हर के अलग अलग बिल कटवा लो ना तो आपकी क्लेम हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? आपके जो इंस्टॉलमेंट्स हैं
इनको आप इनवॉइस में क्रैक डाउन कर दीजिए तो हो जाएगी। कभी कोई डिस्कशन, कभी कोई इंटरव्यू, कभी कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता अगर आपने ध्यान से बात सारी सुन ली। ये जो आपकी 12 में या 6 इंस्टॉलमेंट में, जैसे इस वाले हम लोग के क्वेश्चन के इंस्टॉलमेंट में, इस वाले क्वेश्चन के एग्जांपल में 2 इंस्टॉलमेंट में आ रही है, तो 2 इनवॉइस कट जाए, कोई झगड़ा नहीं है। आपका क्लेम पहली इनवॉइस के हिसाब से बना रहेगा, फिर जब दूसरी आएगी तो दूसरी के हिसाब से बन जाएगा। लेकिन अगर एक इनवॉइस कटी हुई है और उसमें बोलता है कि 1/4 पहले देंगे, फिर उसके बाद 1/4 देंगे, फिर उसके बाद 1/4, फिर उसके बाद 1/4, और ऐसा करके 3-4 महीने लगाता है आपका सप्लायर, तो आपका आईटीसी का क्लेम बेटा तभी ड्यू होगा जब आपको फाइनल सप्लाई मिल जाएगी, इंस्टॉलमेंट्स जब आपके फाइनल हो जाएंगे आफ्टर द रिसीव ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो इस केस में आपके लिए आईटीसी का अमाउंट दिख तो सकता है 1/20, लेकिन वो डिस्पर्सेबल नहीं होगा। यू कांट क्लेम इट, मीन्स आईटीसी नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं होगा। पहले वाले केस में आपके लिए कितना अवेलेबल हुआ? ए के केस में 90,000, बी के केस में कितना अवेलेबल हुआ? नील। उसके आगे लिख दीजिए नील अपने कॉलम में जहां आप अमाउंट लिख रहे हैं। तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स पर आईटीसी आई 120। फिर उसने आपको एक बात लिखवाई कि ये जो कैपिटल गुड्स था, इसकी जो फुल इनवॉइस थी वो आपने डेप्रिशिएट करनी शुरू कर दी। तो फुल इनवॉइस जब आपने डेप्रिशिएट करनी शुरू कर दी, मतलब क्या हुआ कि आपने जो द कॉस्ट ऑफ गुड्स और प्लस द उसके साथ जो इनपुट जीएसटी था उसको भी कॉस्ट में मिला दिया। यही तो फुल इनवॉइस है। फुल इनवॉइस में तो लिख के आएगा द कॉस्ट ऑफ गुड और द कॉस्ट ऑफ जीएसटी, ये भी लिख के आएगी जीएसटी इतनी, दोनों अलग अलग, और फाइनल इतनी हो गई। तो फुल वैल्यू का मतलब फाइनल वैल्यू आपने ले ली फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। और आपको याद हो कि पीछे के सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर डेप्रिशिएबल एसेट है और उस डेप्रिशिएबल एसेट को आपने क्या किया है कि इफ यू हैव यूज सच डेप्रिशिएबल एसेट, उस डेप्रिशिएबल एसेट को आपने फुल वैल्यू पे डेप्रिशिएट कर दिया, तो क्या होगा? फुल वैल्यू पर अगर आपने डेप्रिशिएट कर दिया तो आप आईटीसी का क्लेम नहीं कर पाएंगे। याद आ रहा है? तो तीसरे वाले केस में भी आपकी आईटीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नील। आप देख लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कई सारी नई चीज़ें आप जान रहे हैं। अगर पहले इनको आपने सुना है या पढ़ा है तो आपको रिवाइज हो रही है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू द थिंग्स। और साथ में आप न्यूमेरिकल के लिए भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, आसानी से सीख जाएंगे। तो कैपिटल गुड्स के केस में अगर डेप्रिसिएशन में जीएसटी की वैल्यू इंक्लूड हो गई तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगी। ठीक, तो इस केस में, केस नंबर 3 में भी आपके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगी, मतलब आप बाहर वाले खाले में लिखेंगे नील। अब अगला लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट बोलता है कि कई सारी और अदर इनपुट सप्लाईज थी, उनकी कीमत कुछ 225 कितनी थी? 2,25,000। उसमें से एक बिल अक्टूबर के महीने में ही कटा था, आपको पेबल था। ठीक, मतलब अभी पेमेंट नहीं किया है आपने, बिल आया लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं किया। तो अगर ऐसा हुआ है कि बिल आया और आपने पेमेंट नहीं किया, तो आप क्लेम कब करोगे? जब आपके पास पहुंचेगा। भाई आप जब पेमेंट करोगे तो वो जो आउटपुट टैक्स जिसने बिल काटा है उसके खाते में पैसा पहुंचेगा, तब तभी तो वो जीएसटी में जाएगा, तब तो वो आपके पोर्टल में कुछ दिखाएगा कि हाँ आया है, और तब आप उसको क्लेम पे लगा पाओगे। जब वो एक्चुअल अक्टूबर का ही है, पीछे के महीने के होने चाहिए तो आगे के महीने में क्लेम होंगे। ठीक, तो अभी तो वो अपलोड ही नहीं हुआ। तो अगर अपलोड ही नहीं हुआ है तो ये 50,000 रुपए आप डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द 225, तो आपका जीएसटी का क्लेम बनेगा 175 इन द केस 4। तो पहले केस में 90,000, दूसरे केस में 175। द टोटल जीएसटी अवेलेबल फॉर मिस्टर एक्स वाई इन द गिवन प्रॉब्लम, इनका टोटल लगा दीजिए आप, तो बन जाएगी 265।
तो अच्छे से बच्चों नोट की है, कोई भी आपको क्वेरी इस पर अब आ रही है तो पूछ लीजिए बेटा, क्योंकि फिर अच्छे से इस पे मजबूत हो जाइए, तब हम लोग किसी आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस बेटा, कोई क्वेरी किसी के पास? नो सर। ओके, तो अच्छे से बेटा नोट कर लीजिए, इसमें जितने जितने पॉइंट आपके लिए कुछ नए आ गए हों उनको सबको आप स्टार बना के दिमाग में रखिएगा, और नहीं भी कोई न्यूमेरिकल अगर इस तरीके का आ रहा है आपके लिए, तो अगर अच्छा सा कहीं पे भी आपको लिखने का मौका मिलता है तो इसको आप डाल सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखिए कुछ चीज़ें शायद आपके लिए आ जाएं फटाफट से। चलिए लिखिए, मिस्टर जेड इज engaged in the business of tiles and supplied, और इन्होंने टाइल्स की सप्लाई की 5 लाख यूनिट्स। ठीक, 5 लाख की संख्या में टाइल्स को सप्लाई किया। अब शर्तें क्या थी सप्लाई की? ट्रांजैक्शन वैल्यू पर टाइल, यानी एक एक टाइल्स की कीमत कितनी थी, एट द रेट ₹18, 18 रुपए प्रति टाइल के हिसाब से इन्होंने ये 5 लाख टाइल की सप्लाई की। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 48,000, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, पैकिंग 35,000, डिजाइन डिजाइन चार्जेस 20,800, rate of tax applicable is 18%, 18%। ठीक, अब ये टाइल्स के मैन्युफैक्चरर थे, तो ये जो आपको सारा डेटा मिला इसकी मदद से आप आउटपुट टैक्स निकाल पाएंगे, क्योंकि ये इन्होंने बेचा है, तो इसकी मदद से आप आउटपुट जीएसटी तो निकाल लेंगे। अब इनपुट के लिए भी कुछ आपको वो जानकारियां दे रहा है, इसे संभाल के रखिए आप। सीमेंट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज टाइल्स, अब इस टाइल्स को बनाने में जो सीमेंट लगी उसकी वर्थ कितनी थी, द कॉस्ट ऑफ सच सीमेंट, क्योंकि आप कहीं से मैन्युफैक्चरर हैं तो खरीद के लाए होंगे, द कॉस्ट ऑफ सच सीमेंट इज ₹25 lakhs, included GST of ₹2 lakh। Besides cements, concrete and sand is also used। जब टाइल्स बनेगी तो केवल सीमेंट्स तो बनेगी नहीं, उसमें कुछ और भी लगता होगा, तो बोल रहे कंक्रीट भी लगी और बालू भी लगी, और उसकी कॉस्ट है ₹5 लाख। बट नो टैक्स पेबल देयर ऑन। ठीक, कंक्रीट एंड सैंड जो यूज हुई फॉर मेकिंग सच टाइल्स is costing ₹5 lakh, but no tax is paid thereon. During the tiles production, GST for rupees 18,500 has been paid to service providers engaged in
engaged in the business of designing, advertising, etc. ठीक, फिर से पढ़ दे रहा हूं एकदम आसान भाषा में, आप मिलाते चलिए, जहां करेक्शन की जरूरत लगे कर लीजिए। कि 5 लाख टाइल जो भी टाइल्स के बिजनेस में मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने बेची। ट्रांजैक्शन वैल्यू पर टाइल थी ₹18। इसको भेजने में जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आए वो आए 48,000। ट्रेड डिस्काउंट इन्होंने अलाउ किया ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू एट द रेट 10%। पैकिंग पे खर्चा आया 35,000। डिजाइन पे खर्चा आया डिजाइनिंग पर 20,800। इस पर जीएसटी पेबल थी 18,000 से, सॉरी 18% से। अब ये जो टाइल का कंसाइनमेंट है इसको बनाने में सीमेंट यूज हुई 25 लाख की, जिसमें कि जीएसटी इंक्लूडेड था 2 लाख का। कंक्रीट और सैंड इस्तेमाल हुआ 5 लाख का, जिस पर कि नो टैक्स इज पेबल, कोई टैक्स नहीं दिया गया। और जब आप प्रोडक्शन करा रहे थे अपनी टाइल्स का तो कुछ डिजाइनिंग में, कुछ एडवर्टाइजिंग में, इनमें भी उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ा। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर थे जिन्होंने आपको इसकी सर्विसेज प्रोवाइड की, उनका आपने पेमेंट किया और उनके पेमेंट पर आपको जीएसटी जनरेट हुई 18,500 की। चलिए अब इस क्वेश्चन में आप अपना 2-3 मिनट का टाइम लीजिए, फिर मुझे कम से कम ये तो बताइए कि आप करने क्या वाले हैं इसमें। क्या आपको समझ आ रहा है क्या चीज किधर लेके जाई जाए, इतना तो बता ही सकते हैं। ध्यान से अभी आप मेरे साथ कर लीजिए, क्योंकि आज से अब हमारी आपकी ये वाली क्लास का सेशन तो खत्म हो रहा है इस वीक का। इसके बाद असाइनमेंट में आपको मैं 2 से 3 क्वेश्चन देने वाला हूँ। ये अभी से बता दे रहा हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस आप मेरे साथ अभी कर लीजिए दिमाग लगा लगा के, तो वहाँ आपको दिक्कत ना हो। और ये सबको असाइनमेंट में मेल आईडी दूंगा, उस पर भेजना होगा करके। ठीक, 2 से 3 क्वेश्चन जो बेसिकली न्यूमेरिकल होंगे, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो अपने आप आपकी थ्योरी साथ ही साथ तैयार हो जाएगी। और थ्योरी तो मैंने काफ़ी हद तक आपको क्लियर करा दी है, सारे लेक्चर भी पढ़े हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, जहाँ डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मैं बार बार दोहरा दे रहा हूँ। ठीक, और इन क्वेश्चन को करने में भी कभी कोई दिक्कत हो या किसी में दिक्कत हो तो आपके पास स्टडी मटेरियल है, या आप इसका अपना जो कौन सा चैनल है, ये 2 चैनल है ना अपने यहाँ के, यस, ये IBM CSGMU ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप जीएसटी खोलेंगे तो आपको सारे प्रीवियस लेक्चर डिस्क्रिप्शन वाइज मिल जाएंगे। उनका भी मदद आप ले सकते हो अगर आप ज़रूरत समझे तो। लेकिन असाइनमेंट तो आपको लगाना पड़ेगा, तो वो मैं भेजूंगा ज़रूर, ये अगली वीक में आपके पास आ जाएगा। 3 से 5 क्वेश्चन तक होंगे उसमें, इसलिए आप मेरे साथ अभी सारी प्रैक्टिस कर लीजिए जितनी करनी है। अब ये मत सोचिए क्लास चल रही है इसके बाद काम खत्म, इसके बाद असाइनमेंट आ रहा है आपके लिए तैयार है। चलिए इसमें बताइए किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं अपने आप को, क्या करने वाले हैं, कैसे आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू निकलेगी, और फिर ये सब क्या होने वाला है इसमें। बहुत सारा काम है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग बताओ। आउटपुट टैक्स के लिए क्या क्या आइटम जोड़े जाएं, इनपुट टैक्स के लिए क्या क्या आइटम जोड़े जाएं, तब तो आप बता पाएंगे कि क्या टैक्स देना है क्या नहीं देना। प्लीज बेटा थोड़ा सा तो आप स्टार्ट कर सकते हो, इनिशियल की ये चीज इतने की हुई। टैक्सेबल सप्लाई में क्या क्या आइटम जुड़ते हैं, तो सप्लाई से रिलेटेड टेक्स्ट पे आपको जाना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें आपको मिल जाएगा कि सारे क्या क्या आइटम जोड़ते हैं। ठीक, आज तो मैं अभी इसको भी करा दे रहा हूँ आपके साथ बोल बोल के, आप नोट करते जाइए।
लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिले तो कहाँ से आपको इन्फ्रेंस लेके उसको सॉल्व करना है, ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से हिंट कर दे रहा हूँ। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको ये बताएगी कि क्या वैल्यू डिसाइड की जाए, क्या डिटर्मिनेशन का पैटर्न है, क्या आइटम इसमें आने चाहिए, क्या आइटम इसमें नहीं आने चाहिए। ठीक उसके उस जगह पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसकी सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं कि आउटपुट टैक्स बनता कितना है। तो सबसे पहला आइटम तो जितने का इन्होंने सामान बेचा है, 5 लाख टाइल्स डिवाइडेड बाई द 18, 18 रुपए की एक ये बेच रहे हैं। तो पहले मुझे कास्ट तो पता चले, तब तो हम 18% अप्लाई करेंगे। हाँ, कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी बिल की। हाँ, तो निकालिए 18 इंटू 5 लाख। तो फर्स्ट फिगर आपको मिल गई 90 लाख। ठीक, पैकिंग ये ट्रांजैक्शन वैल्यू का हिस्सा बनेगी, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा बनेगी। पैकिंग को जोड़ दीजिए, डिजाइनिंग को जोड़ दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन को भी जोड़ दीजिए। ये तीनों आइटम आप इसमें ऐड कर दीजिए। 35,000, 20,800 एंड 48,000। इन तीनों को ऐड करने के बाद यू विल गेट द टोटल। इसका टोटल लगा लीजिए आप। ठीक है, अब प्रयास ज़्यादा ये रहे बच्चों की, अब आपको आइडिया भी हो गया है कि आप कैलकुलेटर या कुछ है तो ये उसको थोड़ा लेके बैठिए और करिए साथ में। तो इसका टोटल लगाइए। लगाने के बाद आप टोटल तो बताओगे, छोटी क्लास वाला काम तो करोगे, 5th 6th वाला। इनका टोटल क्या हुआ कि ये भी मुझसे जुड़वाओगे। ये जो तीन आइटम आपने जोड़े, 90 लाख, 35,000, 20,800 एंड 48,000, इसका टोटल क्या हुआ? इतना तो आप करके जल्दी से इस पे मुझे सेंड करो, तो आपका इंगेजमेंट तो मुझे एटलीस्ट क्लियर हो। चैट पे डाल सकते हैं आप या बता भी सकते हैं माइक पे, कोई कठिन बात नहीं है यार, ये तीन चीजें जोड़नी है। यस, व्हाट इज द टोटल? यस, ठीक है बेटा, ये जो भी आप टोटल कर रहे हैं 835 एंड 48, यस 91 3,800, ये आ गया आपका टोटल। तो नाउ यू हैव टू अलाउ द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट उसने बोला आपको लगाना है ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी 90 लाख है, और ये जो सारे आपने आइटम जोड़े ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू बनेगी, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जो भी ट्रेड डिस्काउंट है वो किस पे अलाउ होगा? जितने का सामान है। ये तो साथ में सपोर्ट एक्टिविटीज है, इन पे डिस्काउंट नहीं अलाउ होगा। ट्रेड डिस्काउंट नोट कर लीजिए अच्छे से। ट्रेड डिस्काउंट फॉर द पर्पज ऑफ द जीएसटी किस पर अलाउ होगा? रियल मटेरियल ऑफ कॉस्ट। आप ये सारे आइटम देखिए, क्या ये रियल मटेरियल ऑफ कॉस्ट में पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये नहीं ले सकते हम लोग। तो आपको ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, मतलब 90,000 का अब आप इस पर ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर दीजिए। तो जब आप 90,000 कितना होगा, 9 लाख, सॉरी 9 लाख का आप, क्योंकि 90 लाख है ना, यस, तो 9 लाख का आप ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर दीजिए। तो 9 लाख का जब आप ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर देंगे तो उसके बाद जो फिगर आपके पास आ रही है दैट इज द टैक्सेबल वैल्यू। वो टैक्सेबल वैल्यू है, इसके ऊपर आप 18% का टैक्स अप्लाई करिए। यस बेटा, इसके ऊपर आप 18% का टैक्स अप्लाई करिए। जो फिगर आपको मिली, जो टोटल बताया गया मुझे आपको, उस टोटल में से आप 9 लाख रुपीज माइनस करिए फॉर द डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। इसके बाद जो आपकी बन रही है दैट इज द टैक्सेबल वैल्यू, और इसके ऊपर आप 18% का टैक्स अप्लाई करिए और उसको लिख दीजिए उसी के नीचे, और फिर उसका टोटल लगाइए। तो ये जो टोटल आएगा आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस
जीएसटी इंक्लूडिंग टैक्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनवॉइस वैल्यू। ये आपके इनवॉइस की फुल वैल्यू है। ठीक, आपकी इनवॉइस कितने की कटी, उसमें ये आपका जो फिगर ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू प्लस द जीएसटी, ये दोनों शामिल हो जाएंगे। ठीक ना, ये काम अब आपको जो वो घटा के निकालना है 9 लाख या जो 18% लगाना है, इसकी फिगर मैं आपको डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप कर ही लेंगे ना। इतना काम आपका हो गया। तो आपको पता चल गया कि अब हमारा बेस क्वेश्चन क्या था, इनवॉइस वैल्यू पता चल गई आपको, टैक्सेबल वैल्यू पता चल गया और आउटपुट टैक्स पता चल गया। ठीक, तो आउटपुट टैक्स आपको पता चल गया है। अब इसके बाद में आप देखिए क्या इनपुट की कौन कौन सी क्रेडिट आपको मिल सकती है। आपको मिल सकते हैं वो 2 लाख रुपए जिसका सीमेंट में आप खरीद के लाए और 2 लाख का पेमेंट किया, ये आपके लिए इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिल सकती है आपको। लेस कर दीजिए इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द इनपुट्स रिगार्डिंग द सीमेंट परचेस्ड 2 लाख। फिर इसके बाद दूसरी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल सकती है कि पेमेंट ऑफ द सर्विसेज अवेल्ड रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच टाइल्स 18,500, ये भी लेस कर दीजिए। तो आप 2,18,500 लेस कर देंगे फ्रॉम द आउटपुट टैक्स, तो आपकी नेट जीएसटी पेबल अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन होगा बेटा। ठीक, कोई डाउट आ रहा है? कोई दिक्कत? किसी तरीके की कोई दिक्कत हो रही तो आप जल्दी जल्दी मुझसे पूछ सकते हैं अभी फटाफट। यस बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए, पढ़ाई की बात नहीं करते, सब शांत हो जाते हैं आप लोग, बड़ी दिक्कत होती है। ओके, पढ़ाई की बात अब खत्म। जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। यस, आप कुछ पूछ बोलना चाह रही थी, बोलिए बेटा। सर आंसर पूछ रहे थे कि लास्ट में मतलब कितना आ रहा है। अच्छा, आंसर तो देवी जी हमसे भी कैलकुलेट कराओगी क्या? एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट कर लो, कल हम फाइनल आंसर हम भी निकाल के रखेंगे। ठीक ना, वो जो आपका जो फिगर टोटल आया उसमें से 9 लाख रुपए आप ट्रेड डिस्काउंट घटा दीजिए, वो 10% सीधा सीधा दिख रहा है। तो फिर यस सर। तो जो फिगर आपने बोली है अगर वही सही है तो उसके ऊपर 18% का टैक्स अप्लाई कर दीजिए। यस तो सर। ये आपका आउटपुट टैक्स हो गया बेटा। और वो दो आपको इनपुट लेने हैं, एक 2 लाख का और एक 18 कितने का है वो, 18,500। ये दोनों आप उसमें से लेस कर दीजिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट लिख के पर्टिकुलर्स में इन दोनों की वैल्यू को लेस कर दीजिए, तो आपको जीएसटी पेबल आ जाएगा। सर इस 4 तरीके लाख का बेटा, हाँ इस तरीके का आंसर हम कल आपको बता देंगे, एक दफा हमको भी उसको देखना पड़ेगा। ठीक ना, तो अब अगर इसकी बात आती है कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो वो जो आपका पैटर्न है फुल मार्क्स वाला उसके लिए आएगा। ठीक, अगर इतना बड़ा आया तो। और जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे छोटे छोटे, वो आपके लिए अगर रिटन एग्जाम होता है तो वो 3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और कोई 3 नंबर बने या ना 10 नंबर बने ना बने, सीख तो रहे हैं आप। कल को किसी के आगे आपकी बात होगी तो आप ये तो बोल सकते हो कि हाँ कोर्स में अगर मेरी जीएसटी लगा है तो कुछ तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ या आपके कुछ सवालों का जवाब दे सकता हूँ। यहाँ से तो आप इनेबल हो रहे हैं ना, नथिंग यू आर लूजिंग, यू आर अचीविंग समथिंग, ये मान के हमेशा चलिए तो हमेशा अच्छा होगा। तो बेटा अब ये मैंने आपको बोल दिया है, आज या कल परसों ये 1 2 3 दिन के अंदर 2 से 4 या 5 ऐसे सवाल अच्छे सेलेक्ट करके मैं आपके लिए फॉर द असाइनमेंट डालूंगा, और ये असाइनमेंट आपको मुझे देना होगा। उसकी ईमेल आईडी लिख लीजिए जिस पे आपको भेजना है। ठीक, इस ईमेल आईडी पे मत भेज दीजिएगा जिस पे क्लास हो रही है, ये ऑफिशियल है। ठीक है ना, कॉमन है। आप मेरी लिखिए ईमेल आईडी, रविशंकर तिवारी, RAVISHANKERTEWARI, TEWARI, ये लिखनी है आपको।
ठीक है, ये लिखनी है। लिख देता हूँ मैं, जिससे बाकी सबको भी मिल जाए। मैं चैट पे डाले दे रहा हूँ, आप आराम से देख लीजिए। देखिए, आपको आप आ गई होगी चैट के ऊपर मेल आईडी दिख रही है सबको। बस इसको नोट कर लीजिए, और इस पर आप सारे लोग, जो भी आपको आगे फर्दर एक असाइनमेंट दिया जाएगा वो आप करके भेजेंगे। ठीक, तो आपकी नेक्स्ट क्लास हमारे आपके साथ होने वाली है वेडनेसडे, तो मंडे तक भेज दीजिए, एक दिन मुझे भी देखने के लिए दे दीजिए। ठीक, फिर हमारी आपकी वेडनेसडे को मुलाकात होती है। कोई क्वेरी है तो मैं अभी 1 मिनट आपकी क्वेरी अटेंड कर सकता हूँ, अदरवाइज इट इज टाइम टू से गुड बाय। गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। इज देयर एनी क्वेरी बेटा? फाइनल रिस्पॉन्स, इज देयर एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडे सेशन? No, sir. Okay, then thank you very much to all of you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you all of you, Thank beta. you,